हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। कई सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। बहुत से सब्जेक्ट्स ऑलरेडी केस स्टडीज के साथ मैं आपको करवा चुकी हूँ। आजकल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। आप पहुंचे हैं पार्ट 3 पर। इसमें मैं आपको सिखाऊंगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कमैन और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। आप पार्ट 1 और 2 को पहले जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो आइए सीखते हैं इन डेफिनेशंस को लॉजिकली और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार जरूर आपको रिमाइंड करवाऊंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। टॉपिक को पूरा सुनिएगा तभी एक्ट अच्छे से समझ आएगा। लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए नॉलेज को। सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है कि जहां पर एक इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है या मतभेद हो जाता है, उसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। क्यों होता है ये मतभेद? क्योंकि सबकी ओपिनियंस अलग अलग हैं। डिसएग्रीमेंट कभी कभी एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में होता है, कभी कभी वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स का एम्प्लॉयर के साथ, या फिर दो ट्रेड यूनियंस का आपस में या एम्प्लॉयर के साथ भी मतभेद हो सकता है। अब हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जब भी कोई मतभेद या झगड़ा होगा उसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। पहले तो है एम्प्लॉयर, जिन्होंने काम दिया है, रोजगार दिया है। दूसरे हैं एम्प्लॉइज और तीसरे हैं वर्कमैन। चलिए अब चलते हैं एक्ट की डेफिनेशंस की ओर। इस एक्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन के तहत। उसमें बोला गया कि जब भी किसी भी तरीके का विवाद होगा वो हो सकता है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में, या कभी कभी दो वर्कमैन के बीच में भी कोई किसी तरीके का झगड़ा हो सकता है। अब ये जो झगड़ा होगा इसका कनेक्शन हो सकता है या तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसके कारण। अब ये चार चीजें क्या हैं, चलिए डिटेल में इनको सीख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरी मिलने का हक। एम्प्लॉयमेंट में रीइंस्टेटमेंट को भी इंक्लूड किया गया है। रीइंस्टेटमेंट का होता है मतलब बहाली हो जाना, किसी कारण से पहले काम से निकाला गया था पर दोबारा से काम पर बहाली कर ली गई। दूसरा है नॉन एम्प्लॉयमेंट। नॉन एम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? डिसमिसल के कारण, डिस्चार्ज के कारण, रिट्रेंचमेंट काम से निकाल देना हमेशा के लिए, या सिंपल टर्मिनेशन नौकरी को पूर्ण रूप से खत्म कर देना। तीसरी चीज जो डेफिनेशन के अंदर थी वो थी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब नौकरी पर किसी को रखा जाता है तो कानूनी तौर पे एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है। उसमें कई सारी टर्म्स लिखी जाती हैं जो कि होती हैं वेज यानी तनख्वाह को लेकर, बोनस, कितने घंटे काम करना है, आवर्स ऑफ वर्क, हॉलीडेज, छुट्टियां कैसे मिलेंगी, ये सारी बातों पे जो भी रूल बनाए गए। चौथी बात है कंडीशंस ऑफ लेबर। किन कंडीशंस में वर्कर को काम करना पड़ेगा, क्या क्या अमेनिटीज सुविधाएं उसको दी जाएंगी, वर्किंग कंडीशंस कैसी होंगी, वर्कर्स की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए कंपनी क्या काम करेगी। तो ये सब रिलेटेड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से। इन चारों में से किसी भी एक मुद्दे पर डिस्प्यूट अराइज हो सकती है। इस एक्ट में ये भी बोला गया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज होने के कई सारे इश्यूज और भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया,
कोई परमानेंट या स्थायी ऑर्डर मिलना जिसका असर वर्कर के ऊपर आ सकता है और वर्कर को लगता है कि ये जो ऑर्डर आया है ये फेयर नहीं है। किसी को काम से निकाल दिया गया, फैक्ट्री को ताले लगा दिए गए तो भी झगड़ा पड़ सकता है। किसी ने कोई क्लेम किया है कि मुझे डैमेजेस दी जाए और एम्प्लॉयर वो डैमेजेस नहीं पे कर रहा है। पेमेंट ऑफ आवर्स, ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड सही नहीं है। पेंशन या ट्रेवलिंग अलाउंस की भी भरपाई नहीं की जा रही। इसके अलावा दो यूनियंस आपस में लड़ पड़ती हैं जो कि एक दूसरे की राइवल हैं। कोई डिस्प्यूट हो गई दो एम्प्लॉयर्स के बीच में, वहां पर भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अपनी कार्रवाई कर सकता है। तो क्या कारण होते हैं इन डिस्प्यूट्स के? सबसे पहला कारण हो सकता है कम वेजेस देना। महंगाई बढ़ती जा रही है और कंपनीज पैसा नहीं देना चाहती ज्यादा वर्कर्स को। वर्कर का घर नहीं चलता, इस कारण से झगड़े हो सकते हैं। वर्कर्स का एटीट्यूड भी काम पे बदलता जा रहा है। वर्कर्स अपने हक को लेकर जागरूक होते जा रहे हैं, इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करते। ये भी देखा गया है कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड जो है लेबर की तरफ वो अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम होने पर वर्कर्स की बात सुनना मैनेजमेंट को गवारा नहीं है, जिस कारण से केस करना वर्कर की मजबूरी हो जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई भी ग्रेवियंस रिड्रेसल प्रोसीजर नहीं है, तो वर्कर मजबूर हो जाता है कानूनी कार्रवाई करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट में रहते हुए कोई ऐसी कंडीशन का सामना हो जाना जो कि फेयर ना हो, वहां पर जरूरत पड़ जाती है कानून के पास जाने की। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर्स को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब हम डिस्कस करेंगे कि वर्कमैन की क्या डेफिनेशन दी गई है इस एक्ट में। सेक्शन है 2 सब सेक्शन एस। इसमें ये बोला गया कि कोई भी पर्सन, चाहे वो कोई अप्रेंटिस ही क्यों ना हो, अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षा लेने वाला, जो एक नया पर्सन आया है और वो ऑलरेडी एक स्किल्ड वर्कमैन से कोई शिक्षा ले रहा है, उसे बोला जाएगा अप्रेंटिस, जिसे इंडस्ट्री में रखा गया है किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो काम मैनुअल हाथ से करने वाला हो या मशीनों से करने वाला, चाहे वो वर्कर अनस्किल्ड हो जिसे अपना काम बाखूबी आता है या अनस्किल्ड जिसे काम नहीं आता। काम चाहे टेक्निकल हो, ऑपरेशनल हो, क्लैरिकल हो या सुपरवाइजरी हो, हर एक पर्सन जो इसमें से कुछ भी कर रहा है वो वर्कमैन की सैलरी में आएगा। यहाँ पर एक बात बहुत ही जरूरी है, जो सुपरवाइजरी वर्क है वो यहाँ पर सैलरी का पॉइंट है। अगर तो उसकी सैलरी पर मंथ 10,000 से ज्यादा है फिर वो वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आएगा। पर अगर उसकी तनख्वाह एक महीने की 10,000 से कम है फिर वो वर्कमैन की कैटेगरी में इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पर बात है डिस्प्यूट की। तो एक पर्सन जिसे डिसमिस कर दिया गया, काम से निकाल दिया गया, डिस्चार्ज का मतलब भी सेम है, रिंट्रेंच का मतलब भी वही है। तो जिसे भी काम से निकाला गया किसी झगड़े के तहत या जिस पर्सन के कारण ही कोई झगड़ा उपजा था या झगड़ा इतना बड़ा कि उसके नतीजे के स्वरूप में उसको काम से निकाल दिया गया, तो ऐसे पर्सन को भी वर्कमैन की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। इस एक्ट में 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं उन लोगों की जिसे वर्कमैन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। सबसे पहले तो वो लोग जो कि इन 3 एक्ट्स के तहत नौकरी कर रहे हैं, एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट, वो लोग वर्कमैन की कैटेगरी में इंक्लूडेड नहीं हैं। पॉइंट 2, वो लोग जिनकी एम्प्लॉयमेंट है पुलिस सर्विस में किसी अफसर के रूप में, जो कि किसी जेल में अफसर की भूमिका निभा रहा है, उसे भी वर्कर नहीं माना जाएगा। तीसरा, कोई भी पर्सन जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है उसे भी वर्कर नहीं माना जाएगा।
और एंड में आते हैं वो पर्सन जिन्हें सुपरवाइजरी कैपेसिटी पे रखा गया है और वो 1 महीने की 10,000 से ज्यादा तनख्वाह लेते हैं। ये चारों लोग जो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, चारों कैटेगरीज वाले लोग वर्कमैन की कैटेगरी में बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन जो कि दी गई है सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में। तो यहाँ पर बात की गई है एम्प्लॉयर की। जब भी किसी इंडस्ट्री की बात होगी जिसके मालिकाना हक होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास, हर एक डिपार्टमेंट उनके आदेश अनुसार ही चलेगा, उस केस में एम्प्लॉयर बोला जाएगा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। जो भी पर्सन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वही एम्प्लॉयर कहलाएगा। दूसरी बात, कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसको कंट्रोल करती है एक लोकल अथॉरिटी, उसका एम्प्लॉयर होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज पे की डेफिनेशन, जिसका सेक्शन है 2 सब सेक्शन है AAA। इसमें बोला गया कि अगर किसी भी वर्कर की वेजेस निकालनी है तो उसकी एवरेज की जाएगी। उसके लिए जो फॉर्मूला दिया गया है वो है एवरेज वेज पेबल टू दी वर्कर डिवाइड करना है पीरियड वर्क्ड के साथ। एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए एक वर्कर ने 12,000 रुपए लिए महीने के, 30 दिन काम किया। यहाँ पर उसकी एवरेज पे क्या हो जाएगी, 12,000 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ और एवरेज पे निकल आएगी 400 रुपए रोज के। पर यहाँ पर कुछ एक कंडीशंस दी गई हैं, ये फॉर्मूला ऐसे नहीं लगता। अब क्या है वो कंडीशंस, चलिए सीख लेते हैं। अगर तो एक वर्कर की एवरेज पे निकालनी है कि मंथली कितनी मिली है, उस केस में 1 महीने की कंसीडर नहीं की जा सकती। 3 कंप्लीट मंथ्स एक कैलेंडर मंथ के लिए जाएंगे, उसी के बेसिस पर कैलकुलेट की जाएगी उसकी मंथली पे। दूसरी बात, अगर इतना काम उसने नहीं किया और हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वीकली उसको कितने पैसे मिले, उस केस में ली जाएगी 4 कंप्लीट हफ्तों की पे और डिवाइड किया जाएगा पीरियड वर्क्ड के साथ। तीसरा रूल, अगर हम देखना चाहते हैं कि डेली कितने पैसे मिल रहे हैं वर्कर को, तो एवरेज पे निकालने के लिए 12 दिनों की तनख्वाह कंसीडर की जाएगी, तभी उसकी एवरेज पे निकलेगी डेली की। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स इसी एक्ट के। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।